Patel, the CEO and visionary Black Exam Private Limited. गुड इवनिंग एवरीवन। लोग बात जानेंगे, आज जानेंगे, कल भूल जाएंगे। आई हैव नो एनी क्वालिटी। आप ये सोचोगे 10 दिन तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि भाई आपके अंदर क्वालिटी क्या है, लेकिन आपको 11वें दिन समझ में आने लगेगा कि हाँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अच्छा हुआ कि पहले साल मेरा IIT में नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं ड्रॉप ईयर नहीं होता मेरा तो मैं बच्चों को पढ़ाने नहीं जाता। रिजेक्शंस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन में रिजेक्शंस जो होते हैं वो हमारे पार्ट होते हैं लाइफ के। जितने ज्यादा जिसको रिजेक्शंस मिलते हैं वो उतना ऊपर उठता जाता है। यानी कि जिस चीज से हम पैसे बना लें वो स्टार्टअप हो जाता है। पहले बनिया बोलते थे, आज एंटरप्रेन्योर बोलने लगे हैं। दोनों मिल गए तो उसका स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जो 2ab का फैक्टर आएगा वो केवल और केवल टीम वर्क से ही आता है, और जिसके पास 2ab का फैक्टर आता है वही जीतता है आगे। एटलीस्ट बात तो नहीं होगी आपकी, तो उसके लिए आप टाइम कहां से निकालते हैं? Here is truly special and we are delighted to have you with us, sir. Mr. Aman Patel, the CEO and visionary behind Black Exam Private Limited. This innovative initiative is dedicated to bridging the gap in education and opportunities of students by providing awareness and knowledge among students. Black Exam Private Limited is committed to making education and opportunities more attainable in future for all. Today, we have gathered for the expert session on innovation and technology. Okay, good evening everyone. This is Aman Kumar Patel, founder and CEO of the Black Exam Private Limited. I'm from the NIT Bhopal and I'm also the student coordinator of the startup coordinator of the Manet Bhopal. So I'm very happy to present here. And first of all, I would like to say thanks to Dr. Yogesh sir and Adish sir for inviting me here. Today we are going to discuss entrepreneurship. What is entrepreneurship? We are going to discuss what is the challenges we face during the startup journey. So आज हम लोग बहुत बातें करेंगे स्टार्टअप से रिलेटेड। आप लोग कौन-कौन सी ईयर के बच्चे हो आप लोग? ओके, सेकेंड एंड थर्ड ईयर, ठीक है। सो बच्चों मैं सतना से हूँ, आई एम फ्रॉम सतना। सो ऐसा कोई है जो सतना और रीवा से हो यहाँ पे? ओके, बहुत सारे बच्चे सतना रीवा से, काफी बच्चे हैं, ठीक है। तो मैं सतना से हूँ बच्चों, और मैं अपनी अगर जर्नी शेयर करूँ आप लोगों से। मैं जब 8th क्लास में था तब मैं कोटा गया था बच्चों, पढ़ाई करने के लिए कोटा गया था 8th क्लास में। बट 8th क्लास में मैं कोटा गया, कोटा छोड़ करके आ गया, और काफी लोग बोले कि भाई कोटा क्यों छोड़ के आ गया, इतनी अच्छी जगह है। फिर बच्चों when I was in the 10th class, that time मैं MP बोर्ड से हूँ एक्चुअली, आई एम नॉट फ्रॉम द CBSE और ICSE बोर्ड, मैं MP बोर्ड से हूँ। सो उस वक्त 10th क्लास में मेरी मध्य प्रदेश में टॉप 8th रैंक आई थी 10th क्लास में। सो दैट टाइम आई हैव 2 ऑप्शन। जिंदगी में आपको पता है सभी लोगों को कि भाई जीवन में हमें 2 ऑप्शन हमेशा मिलते हैं। एक ऑप्शन, आपके पास 2 ऑप्शन हर मोड़ पर होंगे। जब भी आप कुछ करने के लिए कोशिश करेंगे, whenever you will think to do something, that time you will get 2 options. So जब मैं 10th क्लास में था उस वक्त भी मुझे 2 ऑप्शंस मिले। पहला ऑप्शन ये था कि मैं 11th और 12th सतना में रहूं और तैयारी करूं, इसके बाद 12वीं के बाद जाऊं दिल्ली और IAS की तैयारी करूं। एक ऑप्शन ये था। एंड सेकेंड ऑप्शन ये था कि भाई IIT की तैयारी करना है तो कोटा जाओ 11th 12th के लिए, वहां तैयारी करो, इसके बाद IIT क्रैक करके बीटेक करो। तो मैंने सेकेंड ऑप्शन चूज किया बिकॉज मैंने ये सुन रखा था और देखा भी है, और ये सच भी है कि जितने ज्यादा इंजीनियर्स UPSC क्रैक करते हैं उतने ज्यादा कोई नहीं करता है। अगर 800 बच्चे सेलेक्ट होते हैं इंडिया में तो 800 में से हर साल का यही नियम रहता है कि भाई 400 बच्चे तो इंजीनियर ही होते हैं, 400 बच्चे इंजीनियर ही होते हैं भारत देश के। आपके LN सिटी कॉलेज के बहुत सारे निकले हुए, आपको भी पता है। AIR 3 कौन सी आई थी मैम? या सो वो मैम AIR 3 आई थी। तो मतलब इंजीनियर्स ही जनरली UPSC क्रैक करते हैं। तो ये सोच करके मैंने चलो UPSC अगर करना है, घर वाले बोल रहे हैं तो अपन चलते हैं बाहर, पहले बीटेक करेंगे। जब मैं गया 11th और 12th मैंने पढ़ाई करी। देन आफ्टर जब मैंने JEE मेंस का दिया एग्जाम, दैट टाइम आई स्कोर्ड 95 परसेंटाइल इन द JEE मेंस। सो उस समय 95 परसेंटाइल आई थी JEE मेंस में, और मुझे कुछ खास कॉलेज नहीं मिल रही थी। मतलब इन द सेंस आप बोल सकते हैं कि आई वाज थिंकिंग टू गेट IIT, तो मैं JEE एडवांस दिया और फर्स्ट ईयर में मेरा JEE एडवांस क्रैक नहीं हुआ था उस समय। सो जब मेरा पहले साल क्रैक नहीं हुआ था JEE एडवांस,
सो मैंने सोचा अब फिर वहां पे भी मेरे को 2 ऑप्शन मिले, या तो मैं कोई कॉलेज ले लेता, एनआईटी कॉलेज ले लेता, या फिर मैं जेईई एडवांस की वापस से तैयारी करता। सो दैट टाइम उस समय कोविड आ चुका था। जब उस समय कोविड आ गया तो फिर मैंने सोचा कि भाई 6 महीने बाद ही तो जेईई मेन से वापस से एक बार और तैयारी कर लेते हैं। फिर मैं एक बार और तैयारी करने के बारे में सोचा, और जब मेरा ड्रॉप ईयर था वो सबसे अच्छा ईयर था और क्रूशियल ईयर था मेरा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अच्छा हुआ कि पहले साल मेरा आईआईटी में नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं ड्रॉप ईयर नहीं होता मेरा तो मैं बच्चों को पढ़ाने नहीं जाता। जब मेरा ड्रॉप ईयर था उस समय मेरी कोचिंग ऑनलाइन में कर रहा था उस समय, तो ऑनलाइन कोचिंग मेरी शाम को रहती थी, तो मैं सुबह बच्चों को पढ़ाने जाता था। मेरा ड्रॉप ईयर था, मैं जस्ट पास हुआ था 12वीं, और जस्ट 12वीं पास हुआ था और फिर मैं 12वीं के बच्चों को पढ़ाने जाता था। तो एक अलग मोटिवेशन मिलता है व्हेनेवर यू विल टीच समवन, तो आपको एक अलग मोटिवेशन मिलता है। मैं दिन में पढ़ाता बच्चों को, दिन में स्कूल है, हमारी खुद की स्कूल थी जहाँ पे मैं बचपन से नर्सरी से लेकर के 12th क्लास तक पढ़ा हूँ। तो अपनी स्कूल में मैं बच्चों को जाकर के फिजिक्स पढ़ाता था मॉर्निंग टाइम में, देन आफ्टर इवनिंग टाइम में मैं तैयारी करता था, और बहुत मजे से तैयारी करता था। ऐसा नहीं कि प्रेशर में, जैसे जेईई वाले बच्चे होते हैं उनको बहुत प्रेशर होता है, तो बिना प्रेशर के मैं तैयारी करता था। फिर मेरा जेईई मेंस हुआ, देन आई सिक्योर्ड 98.89 परसेंटाइल। फिर जब 98.89 परसेंटाइल आ गई तो ऐसा लगा चलो ठीक है, अब तो कुछ कॉलेज तो मिल ही जाएंगी, मतलब कोई ना कोई एनआईटी, मतलब अच्छी एनआईटी तो मिल ही जाएगी, अच्छी एनआईटी में सीएसई ब्रांच मिल ही जाएगी। फिर उस वक्त आईआईटी में भी सिलेक्शन हो गया, बट आईआईटी में अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही थी। बहुत सारे लोगों ने बोला कि आईआईटी ले लेना चाहिए, बट मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मन नहीं कर रहा। उस समय मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि भाई आईआईटी ले लो या फिर एनआईटी ले लो। तो मेरा बचपन से यही टारगेट था, मैं जहां भी रहूंगा टॉप पे रहूंगा, जहां भी रहूंगा टॉप पे रहना है, अदरवाइज रहना ही नहीं। और आईआईटी में जाता तो मैं लोअर ब्रांच लेके रहना पड़ता, तो फिर मैं टॉप पे नहीं रहता, मैं सीएसई में नहीं रहता, फिर सीएसई में नहीं रहता टॉप पे नहीं रहता। मैंने क्या किया, मैंने एनआईटी भोपाल की सीएसई ब्रांच ली, और मुझे आज खुशी हो रही है कि मैं बहुत अच्छा हुआ कि मैं एनआईटी भोपाल की सीएसई ब्रांच लिया, क्योंकि अगर मैं एनआईटी भोपाल की सीएसई ब्रांच नहीं लेता तो आज मैं स्टार्टअप स्टार्ट नहीं कर पाता, और मेरा स्टार्टअप आज इस लेवल पे नहीं पहुंच पाता। यार बच्चों के अंदर अवेयरनेस की कमी है। बहुत से टैलेंटेड बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि गांव के बच्चे टैलेंटेड नहीं है, बट उनके अंदर अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से वो शिक्षा से हमेशा वंचित रह जाते हैं। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, 2 महीने का समय है, जितनी ज्यादा स्कूलों में मैं जा सकता हूँ उतनी ज्यादा स्कूलों में जाता हूँ मैं, और उन सबको बताता हूँ कि भाई जेईई मेंस कैसे देना है, जेईई मेंस की तैयारी कैसे करना है, नीट कैसे देना है, नीट से क्या बनते हैं, जेईई मेंस से क्या बनते हैं। काफी बच्चों को तो यही नहीं पता था कि भाई डॉक्टर बनने के लिए नीट एग्जाम देते हैं, इंजीनियर बनने के लिए जेईई मेंस एग्जाम देते हैं। बहुत से बच्चों को नहीं पता था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। जब हम लोगों ने अवेयरनेस क्रिएट किया तो भाई समझ में आ गया अवेयरनेस से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है अवेयरनेस से। लोग बात जानेंगे, आज जानेंगे कल भूल जाएंगे। फिर हमने सोचा कि चलो कुछ ऐसा करते हैं, कुछ चीज चालू करते हैं, मतलब कुछ इनके लिए करते हैं। तो हम लोगों ने उस समय एक एग्जाम स्टार्ट किया, नाम था उसका प्लैट एग्जाम। जो प्लैट एग्जाम था बच्चों, वो किस पर आधारित था आप लोग जानते हो, ओलंपियाड एग्जाम कुछ लोगों ने दिया होगा। ओलंपियाड एग्जाम होता है जो कि जनरली ओलंपियाड हो गया, केवीपीआई हो गया, ये जनरली सीबीएसई की बड़ी बड़ी स्कूल्स में ही होता है, वो गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं होता है। तो हम लोगों ने सोचा अपन लोग एक काम करते हैं, मैं और मेरा भाई था, मेरा भाई भी इस समय एनआईटी आंध्र प्रदेश में है, उसका भी काउंसलिंग टाइम चल रहा था। मैं ड्रॉप लिया था, वो ड्रॉप नहीं लिया था एक्चुअली। तो हम दोनों के पास खाली समय था, तो हम दोनों सोचा कि चलो एक काम करते हैं, अपन एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं स्कूल्स जा करके। तो हम लोग स्कूल्स जा करके एक एग्जाम कंडक्ट कराए। देन आफ्टर जब मैं कॉलेज गया तो हमारे कॉलेज में एक इंक्यूबेशन सेंटर है जिसका नाम है रोल्टा इंक्यूबेशन सेंटर। वहाँ क्या होता है कि बच्चों को 50,000 रुपीज़ की ग्रांट फंडिंग मिलती है। दैट टाइम आई ऑल्सो अप्लाई फॉर दैट, मैंने उसमें अप्लाई किया। तो हमारे जो आइडिया था उसमें 50,000 रुपीज़ की फंडिंग मिली। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि भाई अगर आप कॉलेज आए हो और आप कुछ शुरू कर रहे हो और इसमें आपको 50,000 मिल जाए और जो वापस नहीं करना है, तो उस वक्त का 50,000 जो रहता है वो फिर आने वाला, अगर अभी की बात करें तो वो 50,000 जो फर्स्ट ईयर में मिलता है वो लगता है कि भाई 50 लाख के बराबर है। लगता है कि नहीं लगता? अगर आप कॉलेज आए हो और आपको 4 दिन बाद बोल दिया जाए कि लो 50,000 मिल रहा है तुमको और जो करना है वो करो, 50,000 में स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप करो, स्टार्टअप चालू करो। सो आई गॉट 50,000 रुपीज़। दैट टाइम आई डिसाइडेड कि ये जो 50,000 रुपये मिला है इसका 1 रुपये भी मैं अपने पर्सनल खर्चे में नहीं लगाऊंगा। मतलब कि जो पैसा स्टार्टअप के लिए मिला है मैं स्टार्टअप पे ही इन्वेस्ट करूंगा, चाहे वो उसका प्रॉफिट मेरे को 0% हो। तो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मैं 50,000 जो मिला है उसका 1 रुपये भी अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, सारा पैसा स्टार्टअप के लिए इस्तेमाल करूंगा।
सो उस समय सबसे पहले मैंने वेबसाइट बनवाई। वेबसाइट बनवाने के बाद फिर मैंने कंपनी को रजिस्ट्रेशन किया, क्योंकि कंपनी जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तब तक आपकी ब्रांड वैल्यू नहीं बनती है। तो सबसे पहले मैंने वेबसाइट बनवाई। वेबसाइट बनवाने के बाद मैंने कंपनी रजिस्ट्रेशन किया। देन कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी पैसे बचे मैंने उसको ऑनलाइन प्रमोशन ये सब चीज़ों में लगा दिया। तो उससे मेरा ग्रोथ स्टार्ट हो गई, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होने लगी मेरी। और आप लोग के कॉलेज में बहुत सारी सोसाइटियाँ होंगी, आप लोग को पता होगा। सो फर्स्ट ईयर में जब बच्चे आते हैं ना, तो हमारे मैनेट में तो ये सीन है कि जब फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं तो उनको ये सीन रहता है कि भाई फर्स्ट ईयर में हर महीने उनका कोई ना कोई सोसाइटी आती है रिक्रूटमेंट के लिए, कोई ना कोई सोसाइटी आती है रिक्रूटमेंट के लिए। और सोसाइटी में जाना मतलब एक सपना होता है बच्चों का, भाई सोसाइटी में जाएंगे और सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है। जैसे इवेंट आप ऑर्गेनाइज करते हैं, आपके टीम मेंबर्स जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं, वैसे ही हमारे कॉलेज में भी सोसाइटी वाले इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती हैं। सो करीबन हमारे कॉलेज में 15+ सोसाइटीज़ हैं। मैंने सारी सोसाइटीज़ के लिए अप्लाई किया था कि भाई किसी एक सोसाइटी में तो हो जाए, हमारा भी तो हो जाए किसी एक सोसाइटी में। कि पता चला मैनेट आए हैं किसी सोसाइटी में नहीं है तो फिर बेकार। तो मैंने सारी सोसाइटीज़ के लिए अप्लाई कर दिया। कुछ सोसाइटीज़ में टास्क राउंड निकला तो इंटरव्यू राउंड नहीं निकला। कुछ सोसाइटीज़ में तो टास्क ही राउंड नहीं निकला, इंटरव्यू राउंड में बैठा हुआ, इंटरव्यू चल रहा है और इंटरव्यू में आप बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी CV अच्छी नहीं है, तुम्हारा ये अच्छा नहीं है, तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो सेलेक्ट नहीं करे। तो फर्स्ट ईयर में मैं किसी सोसाइटी में सेलेक्ट नहीं हुआ। सो दैट टाइम वॉज, मतलब बोल सकते हैं कि जैसे आप हमारे CSC डिपार्टमेंट में 240 बच्चे हैं हमारे CSC डिपार्टमेंट में। और जो बच्चे ऑन एन एवरेज देख सकते हैं अपने मेरे कॉलेज में, अगर हम देखें एक फर्स्ट ईयर में तो 800 बच्चे हैं। 800 बच्चों में से जो ऊपर के बच्चे होते हैं ना, जिनको थोड़ा सा बोलने में अच्छा लगता है या फिर उनकी स्पीकिंग पावर अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, तो वो सारे किसी न किसी सोसाइटी में चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा फील होने लगा कि भाई मैं टॉप 200 बच्चों में भी नहीं हूँ, मतलब मैनेट में मैं इतनी मतलब मैं IIT छोड़ के आया हूँ और मैनेट में टॉप 200 में भी नहीं हूँ। फिर वही बात कि भाई IIT छोड़ के आया हूँ और टॉप 200 में भी नहीं हूँ। सो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि भाई अपने को अब स्टार्टअप करना है और अच्छे से करना है, अब इसी पे टाइम लगाना है, अब इधर उधर की बातें नहीं करना। और सेकेंड ईयर जैसे ही आएंगे अपन, तो सेकेंड ईयर में जो ये सोसाइटी वाले काम करते हैं इससे पहले अपन इनका जो ये काम करते हैं इससे पहले अपन काम करेंगे। सो जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो मैंने सबसे पहले जो हमारे जूनियर्स फर्स्ट ईयर के आए हुए थे, मैंने सबसे पहले रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिया। और मैनेट में क्या होता है, जो सोसाइटीज़ होती हैं वो मैनेट के बच्चों को सिलेक्ट करती हैं। हम लोगों ने क्या किया, ऑल ओवर द इंडिया को ओपन कर दिया कि भाई ऑल ओवर द इंडिया के बच्चे हम सेलेक्ट करेंगे, कॉलेजेस के बच्चे, ऑल ओवर द इंडिया के बच्चे, अच्छी जो भी कॉलेजेस हैं, IIT, NIT, IITs के बच्चों को भी सिलेक्ट करेंगे, इंटर्नशिप के लिए हायर करेंगे। तो हम लोगों ने ऑल ओवर द इंडिया 50 बच्चों को सिलेक्ट किया। उस समय टोटल 500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस आए हुए थे ऑल ओवर द इंडिया से। बहुत सारे कुछ IITs के थे, बहुत सारी NITs के बच्चे थे, बहुत सारे आपके राजीव गांधी के बच्चे थे, बहुत सारी बंसल के आपके बच्चे थे, बहुत सारी कॉलेजेस के बच्चे थे। तो उसमें से हम लोगों ने टॉप 50 बच्चों को सेलेक्ट किया। 500 बच्चों का इंटरव्यू लिया। मैं खुद 4-4, 5-5 दिन इंटरव्यू लिया। 4-4, 5-5 दिन लगातार कंटिन्यू इंटरव्यू लेता रहा हूँ। मैं सुबह 9 बजे से स्टार्ट करता था और शाम को 9 बजे तक इंटरव्यू लेता था। तो उससे मैंने टॉप 50 बच्चों को सिलेक्ट किया जिनको देख करके लगता था कि हाँ इनके अंदर कुछ पोटेंशियल है, दे विल डू समथिंग और द अदर फॉर अवर कंपनी एंड दे आर डेवोकेटेड फॉर द एजुकेशन फील्ड। तो हम लोगों ने उन्हें सेलेक्ट किया 50 बच्चों को। और 50 बच्चों को ऐसे सेलेक्ट किया हम लोगों ने कि भाई 25 बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हमने बनाए, जो कि 25 अलग अलग शहरों के थे। जैसे अपने मध्य प्रदेश में 15 शहरों में हम लोगों ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स बनाए। यहाँ पे जो 2 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स मेरे साथ आए हुए हैं, बाकी के तो एग्जाम्स चल रहे हैं। एक सतना का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है और एक भोपाल का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है। अमन प्रजापति भोपाल का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है एंड ऋषु जो है वो सतना का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 25 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स को सिलेक्ट किए, जो 25 अलग अलग शहरों से थे, जो हम मेरा काम कर रहे थे। मतलब मैं जाता हूँ सेशन कंडक्ट करने, तो अब मैंने उन 25 को तैयार किया कि भाई अब तुम लोग जाओ अपने अपने शहरों में जाओ, मुझे आपके शहर में आने की जरूरत ना हो। आप अपने अपने शहरों में जाओ, सेशंस कंडक्ट करो, पेपर कंडक्ट कराओ, बच्चों को सेलेक्ट करो, ये सब चीज़ें करो। तो करंटली हमारा जो एग्ज़ाम हुआ इस साल हमारा जो एग्ज़ाम हुआ है भारत देश के 25 अलग अलग शहरों में हुआ है, मध्य प्रदेश के 10 शहरों में और बाकी अलग अलग शहरों में मिलाकर के 25 शहरों में हुआ है। टोटल टीम 50 की थी, जिसमें से कुछ लोग पेपर बनाने वाले थे, कुछ लोग प्रमोशन वाले, कुछ लोग अलग डिफरेंट फील्ड्स के हम लोगों ने, कुछ लोग वीडियोग्राफर, बहुत अलग डिफरेंट फील्ड्स के हम लोगों ने सेलेक्ट किए और टोटल हम लोगों ने 50 मेंबर सेलेक्ट किए। तो मेरा मानना ये है कि कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार अपन को इस चीज़ में सेलेक्ट नहीं हुए तो हम कमज़ोर हैं। वी शुड नेवर थिंक दैट कि हम कमज़ोर हैं। हमें अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए।
हो सकता है कि आज आप किसी फील्ड में कमज़ोर है तो आप किसी फील्ड में स्ट्रांग हो। आपकी फील्ड हो सकता है कि आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, हो सकता है आपका एनआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, हो सकता है आपका किसी सोसाइटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, हो सकता है आपका किसी इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ। रिजेक्शंस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन में रिजेक्शंस जो होते हैं वो हमारे पार्ट होते हैं लाइफ के। जितने ज़्यादा जिसको रिजेक्शंस मिलते हैं वो उतना ऊपर उठता जाता है। तो मैंने तो रिजेक्शंस बहुत सारे देखे हैं, मैं सक्सेस भी बहुत सारे देखे हैं, मतलब सक्सेस भी बहुत सारे देखे हैं मैंने, बट उससे ज़्यादा रिजेक्शंस भी देखे। अब भाई देखो, अब तुम लोग खुद सोचो कि भाई मैं टॉप 10 में आया, 10th क्लास में टॉप 10 में आया। टॉप 10 में आने का मतलब टॉप 10 मतलब अच्छा बच्चा ही होगा भाई। टॉप 10 में नाम है मतलब अच्छा ही बच्चा ही होगा। फिर भी उसके बावजूद आईआईटी में सेलेक्ट नहीं होना, समझ रहे हो? तो आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हुआ तो मुझे अच्छा लगता है, आप तो अच्छा लगता है कि भाई अच्छा हुआ आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हुआ। आईआईटी में सेलेक्ट हो जाता तो स्टार्टअप ही नहीं कर पाता फिर वहाँ, कि वहाँ कौन प्लेट एग्जाम कौन क्या, वहाँ थोड़ी ना उतना। बट फिर भी तो एक चीज़ और है कि भाई अपने आइडिया को हमेशा आप अपने दोस्तों से डिस्कस करें। जैसे आप लोग सुनते होंगे, बहुत सारे लोग मोटिवेशन स्पीकर, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको कि डू नॉट शेयर योर आइडिया विथ अदर्स। आप अपने विचारों को कभी किसी से शेयर ना करें, अपने आइडियाज़ को किसी से शेयर ना करें, बिकॉज इफ़ यू विल शेयर योर आइडिया, हो सकता है कि सामने वाला आपका आइडिया चुरा ले। बोलते हैं ना, आइडिया को शेयर मत करो, आइडिया चुरा लेगा सामने वाला। तो भाई आइडिया को शेयर करने से सामने वाला चुरा नहीं लेगा। जो आपका डेडिकेशन है, जो प्लेट एग्जाम मैं चला रहा हूँ, वो शायद दूसरा नहीं चला पाएगा। मैं उसको, सबको पता है क्या करना है, बच्चों को जाना है, स्कूल में पेपर कंडक्ट कराना है और सेलेक्ट करना है, पढ़ाना है, और नहीं जो सेलेक्ट हुए उनको फीस लेके पढ़ाना है, यही तो है, सेशन कंडक्ट करना है बस। तो अब ये तो कोई भी चुरा सकता है, बट मेरा मानना यह है कि आप आइडियाज को शेयर करें, जितने ज्यादा आप आइडिया। आई हैव नो एनी क्वालिटी। आप ये सोचोगे 10 दिन तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि भाई आपके अंदर क्वालिटी क्या है, लेकिन आपको 11वें दिन समझ में आने लगेगा कि हाँ यार, मैं बच्चों को अगर पढ़ाऊंगा ना वो ज्यादा अच्छा है। कोडिंग कर रहे हो आप लोग तो कोडिंग करें। जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, प्लीज अपने आप को कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्डअप करें। कोई अगर लड़की है ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं तो उस पर इन्वेस्ट करो अपना टाइम। जिस चीज में आपका मतलब डांस करते हो, जैसा कि या फिर स्पीकर हो, या फिर आप टीचर हो, टीचिंग करा सकते हो बच्चों को, कुछ भी कर सकते हो, या फिर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, जो भी कर सकते हो। आप कपड़े डिजाइन कर सकते हो, आप तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करो। मतलब ऑनलाइन आजकल सब कुछ अवेलेबल है यार। ऑनलाइन तो इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, आप सब कुछ सीख सकते हो। आपको शर्ट बनाना है, कुछ बच्चे क्या होता है शर्ट पे प्रिंटिंग करते हैं, तो शर्ट प्रिंटिंग करनी है तो आप प्रिंटिंग मशीन खरीद लो, 10,000 की आती है यार हार्डली, उसको चालू कर दो। जो करना है, जिसको बेकरी में टाइम देना है तो बढ़िया, आप अपना मतलब जो भी आपको बेकरी में अगर टाइम देना है तो आप बेकरी में जो चीजें हैं वो आप बनाने की कोशिश करो। सो आप ये सोचे कि आप स्टार्टअप के नजरिए से अगर इनोवेशन को देखा जाए, कि स्टार्टअप और इनोवेशन को अगर लिंक किया जाए, तो स्टार्टअप का मतलब ये होता है पैसा कमाना। यानी कि जिस चीज से हम पैसे बना लें वो स्टार्टअप हो जाता है। समझ रहे हो? जिस चीज से हम पैसा बना ले वो स्टार्टअप हो जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे भाई, एमबीए चाय वाला क्या बेचता था? चाय ही नहीं बेचता था। कौन सा इनोवेशन लाया था? कोई चाय की पत्ती अलग से मंगा रहा था क्या कहीं विदेश से? अभी एक समोसा वाला पॉपुलर हो रहा है ना, सुना है किसी ने? समोसा वाला पॉपुलर हो रहा है, एक चाय वाला हो गया, चाय सुट्टा बार वाला हो गया, है ना? चार्टर्ड बस वाला, बस सर्विस जो प्रोवाइड करा रहा है, चार्टर्ड बस सर्विस। तो ये सब जो आ रहे हैं आप लोग देख रहे हो, चाय ही ना बेचता है, फिर भी वो पैसे कमा रहा है और बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा स्टार्टअप हो गया है। तो स्टार्टअप का मतलब, आज से डेफिनेशन आप चेंज करें, स्टार्टअप का मतलब ही होता है कि जिस चीज से आपको पैसे बनाना आ जाए। पहले की दुकान, अब पहले क्या होता था, बनिया बोलते थे, पहले बनिया बोलते थे, आज एंटरप्रेन्योर बोलने लगे ना। पहले बनिया बोलते थे कि भाई बनिया है वो पैसे बनाता है, बनिया ही पैसे बनाते थे पहले। भाई बनिया तो नहीं है, गुप्ता तो नहीं है, बोलना मत भाई, बुरा है कि भाई स्टार्टअप के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चों टीम वर्क। टीम जितनी ज्यादा आपकी अच्छी होगी, आप उतना ज्यादा आपका स्टार्टअप ग्रो करेगा। स्टार्टअप छोड़ो, आप कोई प्रोजेक्ट ले लो, आप एलएनसीटी में आप कोई प्रोजेक्ट अगर कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट अगर आपने लिया हुआ है, 5 लोग हैं आपके टीम मेंबर में और 4 के 4 जो है वो सोने वाले हैं, अकेले आप काम करने वाले हो, तो क्या ही कर पाओगे फिर आप? तो स्टार्टअप का मतलब, स्टार्टअप में टीम वर्क बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आप लोगों ने देखा होगा, नितिन गडकरी जो है हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है, उन्होंने कहा था एक बार कि भाई अगर ए नाम का व्यक्ति है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति है और वो A² वर्क करता है, कितना काम करता है? दिन भर में A² काम किया। और एक बी नाम का व्यक्ति है, उसने कितना काम किया? B² काम किया। तो टोटल काम कितना हो गया? A² प्लस। बट
अगर ए वाला व्यक्ति और बी वाला व्यक्ति दोनों मिलकर काम करते हैं, अगर ए वाला व्यक्ति और बी वाला व्यक्ति दोनों मिलकर के काम करते हैं, दोनों मिल गए तो उसका स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो 2ab का फैक्टर आया ना वो केवल और केवल टीम वर्क से ही आता है, और जिसके पास 2ab का फैक्टर आता है वही जीतता है आगे चल के। 2ab का फैक्टर अगर नहीं आया, अब नंबर जैसे मान लो a प्लस किसको मिलता है आपके ग्रुप में, ग्रुप आपने 5 लोगों ग्रुप बना हुआ है, बहुत सारे 5-5 के ग्रुप बने हुए हैं, तो उस ग्रुप को a प्लस मिलेगा जिसमें टीम वर्क रहा होगा, क्योंकि उसमें 2ab का फैक्टर आया हुआ। हाँ ठीक है, चलिए। हेलो सर, मेरा नाम राजू टांडी है। तो जैसे कि आपने बोला आप कोडिंग में वीक है और आप जैसे जैसे करके आप टीचर्स बात कर लेते हो मार्क्स के लिए। हाँ, तो क्वेश्चन ये था कि जैसे आप एग्जाम के लिए तो एटलीस्ट प्रिपेयर करते ही होंगे ना, एटलीस्ट बैक तो नहीं होगी आपकी, तो उसके लिए आप टाइम कहाँ से निकालते हो? नहीं बैक नहीं है भाई, मैं अच्छा हूँ, मेरी 8.5 के ऊपर सीजीपी चल रही है मेरिट में, और 8.5 के ऊपर सीजीपी अच्छी सी जीपी मानी जाती है मेरिट में। जितनी कंपनियां आती हैं वो सारी 7 के ऊपर वालों को अलाउ कर देती है, तो मेरी 8.52 चल रही है। तो उसका ये सीन है, कॉलेज में आपको पता है एक रात की पढ़ाई होती है, बाकी दिन तो ऐसे ही टाइम पास होता है। जो एक रात पहले पढ़ते हो वही पेपर में लिख के आते हो। कई बार तो मेरे साथ ये सीन हुआ है कि मैं क्या करता हूँ, चैप्टर्स जो होते हैं ना, चैप्टर्स की बेसिक चीजें देखता हूँ, फार्मूला देखता हूँ, बस जाता हूँ पेपर देने। जब पेपर देने जाता हूँ, क्वेश्चन कुछ भी पूछता है उससे रिलेटेड जो भी आता है मेरे को। सर एक और क्वेश्चन था, स्टार्टिंग से सोच रहा हूँ, आपने बोला कि आपने स्टार्टअप के लिए कुछ एग्जाम्स कंडक्ट करवाए, तो एग्जाम्स थे क्या एक्चुअल में? एग्जाम्स जो है वो जेईई मेंस और नीट ओरिएंटेड है। जो जैसे मान लो 7th क्लास का बच्चा है, अब वो स्कूल में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में क्या आएगा, मान लो कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, बस यही आता है। साइंस में तो यही आता है ना, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, 4 बार आएगा पेपर में, 7th में भी आएगा, 8th में भी आएगा, 9th में भी आएगा। तो बच्चों का क्या होता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो हमारा जो एग्जाम होता है वो जेईई ओरिएंटेड होता है, और मतलब उनको ऑब्जेक्टिव बेसिस पे जेईई का जिस तरह पेपर होता है, नीट का जिस तरह ऑब्जेक्टिव। कॉलेज की दूरी जो है वो 2 किलोमीटर है, ठीक है, 2 किलोमीटर है, और जहाँ मेरा जो ऑफिस है रोल्टा इंक्यूबेशन सेंटर में, वो अलग से 2 किलोमीटर दूरी पर है। अगर मुझे हॉस्टल से जाना है, ऑफिस जाना है, तो भी 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा, और अगर मुझे कैंपस जाना है तो भी 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। और लेकिन फिर भी मैं अभी तक बाइक नहीं लिया हूँ। हमारे कॉलेज में आप देखेंगे, मेरे ईयर की बात करूँ अगर मैं, तो और अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ मैं, या फिर मैं अपने ईयर की बात करूँ, तो ऑलमोस्ट जो भी अच्छे मतलब ठीक ठाक बच्चे होते हैं, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने बाइक ले ली है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने बाइक ले ली है। और वो मुझे बोलते भी हैं, यार भाई तू पैसे इतने कमाता है और तू बाइक नहीं ले रहा है, बता तू बाइक नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है भाई, बाइक लेना चाहिए तेरे को। तो मैं बाइक नहीं लिया हूँ, आज भी साइकिल से चलता हूँ, रेड कलर की वो रेंजर साइकिल आती है ना, उसी रेंजर साइकिल से अभी भी मैं चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास है अकाउंट में पैसे, उतने पैसे हैं कि मैं गाड़ी खरीद लूँ अभी, फिर भी मैं नहीं खरीद रहा हूँ अभी, बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ मनी। आपको इन्वेस्ट वहीं पे करना है। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो पैसे को वहां पर इन्वेस्ट करता है जहां पर पैसे की इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। जैसे आप देखते हो, टाइम आपको इन्वेस्ट वहीं पे करना चाहिए जहां पर कुछ फायदा हो रहा हो। फालतू के पर्सन पे टाइम इन्वेस्ट करोगे तो कोई फायदा थोड़ी ना होगा। जहां पे जरूरी है टाइम इन्वेस्ट करना, वहीं पे टाइम इन्वेस्ट करते हो। सेम उसी प्रकार आप पैसे को भी वहीं इन्वेस्ट करें जहां उसकी जरूरत है, ठीक है। और एज अ बीटेक स्टूडेंट, आप सब लोग बीटेक स्टूडेंट हो, तो बीटेक स्टूडेंट्स के जो बच्चे होते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा टाइम मिलता है, भरपूर चिल में रहते हैं एकदम से। सबसे अच्छी जिंदगी बीटेक वालों की होती है। आप लोग तो ये सोचो कि बहुत अच्छा